हेलो नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल एट क्रैक ग्रेड बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें स्कूल एजुकेशन के बारे में कई सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिवील किए थे, पॉइंट आउट किए थे, जिसके बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि हायर एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या दिया है। सबसे पहले हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट अपना जो ग्रॉस एनुअल एनरोलमेंट रेशियो है इसको इंक्रीज करना चाहती है 50% बाय 2035 तक। देखिए, इस पर आप फैक्चुअल क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, 50% वो कब तक इंक्रीज करना चाहती है, तो उसका सबसे बढ़िया आंसर होगा 2035 तक। और देखिए सबसे बढ़िया है, मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगाया हुआ है, एक ग्राफ लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं 2014-15 से लेके 2018-19 तक इसमें ग्राफ दिया है कि किस तरह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गवर्नमेंट का हायर एजुकेशन सिस्टम का इंक्रीज हुआ है। तो जो लेटेस्ट है वो है 26.30, यानी कि 26.30 से गवर्नमेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करना चाहती है 50% बाय 2035। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, 3.5 करोड़ ऑफ सीट्स विल बी एडेड इन हायर एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट है 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। नाउ अब इसके बाद है हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। गवर्नमेंट ने इस बार बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं कि अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है और किसी वजह से उसकी पढ़ाई छूट जाती है, मान लीजिए घर में बीमारी है या कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम है या कुछ भी पैंडेमिक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट दिए हैं विद प्रॉपर एप्रोप्रिएशन सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ कंपनीज हैं, कुछ कंपनी सैबोटिकल लीव देती हैं। सैबोटिकल लीव मतलब हुआ कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी लेकिन आप उस ड्यूरेशन तक छुट्टी पर रहेंगे। तो सैबोटिकल लीव का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इन्होंने हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। जैसे अगर किसी भी वजह से आपकी पढ़ाई हायर एजुकेशन सिस्टम में छूट जाती है तो गवर्नमेंट ने आपको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट दिए हैं फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के बाद। और एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है जिसमें सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, तो आपने जो पैसे जमा किए वो वहीं के वहीं जमा रहते हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता। तो इस मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सिस्टम में अगर आपकी किसी वजह से पढ़ाई छूट जाती है तो जो भी आपने क्रेडिट किया या जो भी आपने एक्वायर किया एजुकेशन में, वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएगा और वो डिजी लॉकर में जाके सेव रहेगा। तो इट इज अ वेरी बिग बेनिफिट। जैसे कि जो लोग गरीब हैं या किसी वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है तो उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, उनकी पढ़ाई आने वाले समय में खराब नहीं होगी। अब देखते हैं, ये सबसे बड़ा इन्होंने पॉइंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है हायर एजुकेशन सिस्टम। देखिए, अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट या इंडिया के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनको अप्रूव करने के लिए हमारे पास यूजीसी एक संस्था है, एआईसीटी अप्रूव करती है, एक्रीडेशन देती है। नेशनल टीचर्स एसोसिएशन एक संस्था और है जो आपके एक्रीडेशन देती है इंस्टीट्यूट को। तो उनको उन्होंने पूरा रेगुलराइज करके एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसको बोलेंगे ये लोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के सारे एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने इंटीग्रेट किया है एक जगह पर। अब इसके मल्टीपल पॉइंट्स हैं, 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं। उस वर्टिकल्स में कुछ रेगुलेट करने के लिए है, कुछ स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए है, कुछ फंडिंग के लिए है और कुछ एक्रीडेशन के लिए है। रेगुलेशन के लिए दिया है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। जनरल एजुकेशन काउंसिल स्टैंडर्ड को सेट करेगी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फंडिंग को सेट करेगी और नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल आपको एक्रीडेशन सर्टिफिकेट देगी। यानी कि आज के बाद यूजीसी और एआईसीटी जब भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, धीरे धीरे फेज वाइज इंप्लीमेंट होगी, तो यूजीसी और एआईसीटी का काम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ले लेगा। अब इसके बाद इन्होंने रैशनलाइज किया है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी टू
टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनोमस डिग्री कॉलेज। अब इस लाइन को मैं आपको समझाता हूँ। आज की डेट में क्या है, कई सारे कॉलेजेस हैं, कई जगह से वो एफिलेटेड होते हैं। जैसे यूपी का है, यूपी ट्यू टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, राजस्थान में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो उससे क्या होता है कि इनकी जो कॉलेजेस की जो रेपुटेशन है, कॉलेज की जो वैल्यू है, कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ज्यादा खराब होता चला जाता है एफिलिएशन की वजह से। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब जो यूनिवर्सिटीज हैं जो टीचिंग इंटेंसिव बेस्ड है, वो आपकी रिसर्च इंटेंसिव बेस्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा है या कहीं भी किसी भी जगह से फॉर्म भरा है, तो यूनिवर्सिटी का काम केवल एग्जाम कराते हुए रह जाता है। पूरे साल वो एग्जाम कराता रहता है, सितंबर में एग्जाम करा रहा है, अक्टूबर में, दिसंबर में, हर टाइम में एग्जाम ही कराता रह जाता है। तो उसका जो काम है, जो मेन काम है रिसर्च, वो छूट जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगले 15 साल के अंदर वो एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी ले आ रही है, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस एफिलेटेड हैं उनको वो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के हिसाब से उनको ऑटोनॉमी दे देगी। एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लिया आप किसी भी कॉलेज का एक्रीडेशन किया, किसी भी कॉलेज का विजिट किया, इंस्पेक्शन किया, उसको दी ए प्लस रेटिंग, या फिर ए प्लस प्लस रेटिंग दी, किसी को ए प्लस रेटिंग दी, किसी को ए बी, किसी को बी प्लस रेटिंग दी। तो इस तरह से रेटिंग वाइज उनको ग्रेडेड फॉर्म में ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ए में आएंगी, उनको उसके हिसाब से ऑटोनॉमी दी जाएगी, या फिर जो बी प्लस कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज है उनको उसके हिसाब से ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो इट इज अ वेरी गुड सिस्टम, जिसमें यूनिवर्सिटीज का जो मेन काम है रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बनेंगी, जो कि आज की डेट में टीचर इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज है, और उनको ऑटोनोमस डिग्री दे दी जाएगी, ताकि वो जो उनका जो मेन काम है पढ़ाई का, तो उस पढ़ाई के काम पर ज्यादा फोकस करें एज कंपेयर टू वो एग्जाम कराते हुए रह जाते हैं। ठीक, अब अगला, आप आज की डेट में क्या है, देखिए गवर्नमेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसको शॉर्ट फॉर्म है मेरू। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं और मेरा मन है कि मैं गिटार भी बजाना सीखूं, तो क्या होगा, जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो कई कॉलेजेस में गिटार सीखने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, अरेंजमेंट नहीं होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम रिसर्च यूनिवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड मेरू इन शॉर्ट। और इनका जो मॉडल ये लोग तैयार करेंगे, इट शुड बी एट पार विद IITs, IIMs to be set up as model best multidisciplinary education of global standard in the country. Now, अब आज तक आपने एक यूएस की वो सुनी होगी, रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये यूएसए की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है जो लोग साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं उनको फंड करना। तो उसी के बेसिस पर इन्होंने इंडिया में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को क्रिएट किया है, एंड इट विल बी अ एपेक्स बॉडी फॉर fostering a strong research culture and building research capacity across higher education. अब NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन जो यूएसए की है, उसमें और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में क्या अंतर है, यहाँ पर इन्होंने एक सब्जेक्ट सोशल साइंस को भी ऐड किया है। वहां पर केवल साइंस पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर सोशल साइंस पर भी ध्यान देना है। आने वाले टाइम में एमफिल कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, एंड ऑल द कोर्सेज एट undergraduate, postgraduate and PhD level will now be interdisciplinary, आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद है मेंटरिंग मिशन शुरू किया है। इसमें क्या है, जो लोग एजेड हैं, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो बहुत पुराने हैं, रिटायर हो गए हैं, जिनको अपने फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज है, उनको काम दिया गया है मेंटर करने का फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, फॉर सपोर्टिंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स। बहुत अच्छा मिशन है, क्योंकि देखिए नॉलेज एक ऐसी चीज है, वो एज के साथ साथ बढ़ती है और कभी खराब नहीं होती। तो अपनी नॉलेज को शेयर करना इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, जो कि इस हायर एजुकेशन में दिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फाइनेंशियल सपोर्ट में SC, ST, OBC स्टूडेंट के लिए, डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, कुछ पोर्टल तैयार किया गया है। दूसरा, प्राइवेट और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी एनकरेज to offer large number of freeship and scholarship to the students। देखिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मुकेश अंबानी जो है वो
हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता है, पीएचडी कराना चाहता है, स्कॉलरशिप देना चाहता है, तो वो दे सकता है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि वो बॉन्ड भरवा लेगा कि भाई मैं आपको हायर एजुकेशन दे रहा हूँ या फ्री शिप दे रहा हूँ, तो आप मेरे यहाँ 3 साल कम से कम काम करें, जो आपने नॉलेज मेरे यहाँ से लिए वो आप मेरे यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो इट इज अ प्रोफेशनलिज्म। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी एनकरेज टू ऑफर लार्ज नंबर ऑफ फ्री शिप एंड स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट। नाउ स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन भी डेवलप किए जाएंगे, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट इनको डेवलप करना है, एक इंस्टीट्यूट देना है, जिससे जो पुराने रीजन है जैसे नक्सलाइट्स के एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हुआ है, वहां पर जो डिसएडवांटेजेस रीजन है उनको स्पेशल एजुकेशन जोन में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि वहां पर एजुकेशन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किया जा सके। इसके बाद ओपन डिस्टेंस लर्निंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। देखिए इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, ये क्या करेगा, ये सबसे ज्यादा जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इसको इंक्रीज करेगा। कुछ मेजर्स हैं जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल डिपोजिटरीज, फंडिंग फॉर रिसर्च एंड इंप्रूव स्टूडेंट सर्विसेज, क्रेडिट बेस्ड रिकॉग्निशन ऑफ एमओसीसीज। सिंपल सी बात है, आज के डेट में अगर कोई ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग करना चाहता है, मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है और उसको एमबीए करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ग्लोबल लेवल पर हाईएस्ट क्वालिटी लेवल पर कुछ क्लासरूम प्रोवाइड कराएगी, ताकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का बनाया जा सके और जिससे स्टूडेंट को बहुत से ज्यादा फायदा हो सके। नाउ ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन पर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। आपको पता होगा कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं ड्यू टू दिस पैंडेमिक कोरोना। तो गवर्नमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट और टीचर्स भी जो हैं, जो पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा अभी कैपेबल नहीं है ऑनलाइन क्लासेस को डिलीवर करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे बड़ा काम है, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, तो मेरी क्वालिटी, मेरी चीजें और ज्यादा इंप्रूव हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक प्रोविजन दिया है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है। ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन इज गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट प्लस फॉर एजुकेशन इन इंडिया। नाउ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब क्या है, देखिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को डेवलप किया है। इसका पर्पस क्या है कि जो प्राइवेट और पब्लिक और गवर्नमेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने आइडियाज को दे सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए फॉर एनहेंस लर्निंग एंड असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एजुकेशन सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे एनहेंस कर सकते हैं लर्निंग सिस्टम को, असेसमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्लानिंग कैसे अच्छी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छा कर सकते हैं। इट इज टोटली डन बाय द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। इट इज नॉट द पार्ट कि आप कोई ब्यूरोक्रेसी बढ़ा रहे हैं, बट इट इज अ मिला जुला काम ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। नाउ एक इन्होंने एक नेशनल असेसमेंट सेंटर को भी एस्टेब्लिश करने की बात की, जिसको हम कहेंगे परख। इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, बट एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख के नाम से इंट्रोड्यूस किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो असेस करेगा स्टूडेंट को। अब प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, देखिए इंडियन लैंग्वेज को इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा है। इसके लिए उन्होंने एक बात की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की, जिसको बोलेंगे IITI। ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ये पाली, पर्शियन, प्राकृति जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको डेवलप करेगा, उनको स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा इनको साइंटिफिक वे में इसके लिटरेचर को डेवलप करेगा, और जो हमारी पुरानी चीजें हैं, क्राफ्ट है, लोक नृत्य है, उन पर भी ये इंस्टीट्यूट ध्यान देगा। तो जो हमारी पुरानी लैंग्वेजेस है जिस पर हम आज तक जिंदा है, संस्कृत, पाली, पर्शियन एंड प्राकृति, ये हमारे कल्चर में हर जगह बसी हुई है, तो इनको अवॉइड करना बहुत खराब बात होती। लेकिन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन पर भी ध्यान दिया गया है। दूसरा, इंटरनेशनलाइजेशन। देखिए ये तो हर नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी की बात है। कोई भी कंट्री होगा वो अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना डेवलप करना चाहेगा कि जितने बड़े बड़े देश में जो इंस्टीट्यूशन है वो उनकी रैंकिंग में अपने आप को कंपीट कर सके, और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो इतने ग्लोबल लेवल का हो ताकि जो फॉरेन के स्टूडेंट है वो हमारे यहाँ आके पढ़ सके और उस तरह का स्टैंडर्ड हम उन लोगों को दे सके। तो ये एक इंटरनेशनलाइजेशन के लिए भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की है गवर्नमेंट ने। नाउ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने एक ई कंटेंट तैयार करना है जो कि
रीजनल लैंग्वेज में होगा। वर्चुअल लैब, देखिए वर्चुअल लैब क्या है, आईआईटी मद्रास ने इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। अब क्या होता है, जैसे स्कूल और कॉलेजेस की जो लैब है वो बहुत पुराने टाइप की है, आने वाले टाइम में कुछ वर्चुअल लैब्स के बारे में बात हो रही है कि कैसे कि उसमें कोई भी प्रैक्टिकल वे में आप अगर कहीं बाहर जाके वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो उस लैब में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि आप जो चीज बाहर देख रहे हैं उसको साइमुलेट करके कम से कम उस लैब के अंदर सीख सकें। तो साइमुलेशन जो प्रोसेस है इन वर्चुअल लैब में किया जा सकता है और आईआईटी मद्रास ने इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। दूसरा, दिव्यांग जन को भी पीछे नहीं छोड़ा है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही है जो दिव्यांग जन के लिए फ्रेंडली हो। नाउ एडल्ट एजुकेशन के बारे में उन्होंने बोला है कि देखिए जो हमारे यूथ है उनको 100% लिटरेसी उनको देनी है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। नाउ फाइनेंसिंग की बात करते हैं। अभी आपको पता होगा कि 4.6 या 4.43% के आसपास इंक्लूडिंग स्टेट प्लस सेंटर दोनों जगहों को मिला के 4.43% ऑफ जीडीपी हम एजुकेशन सिस्टम पर खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्लान किया है 4.6% भी आप कह सकते हैं, बट मुझे जो फिगर याद है वो 4.43% का याद है। इसमें सेंटर एंड स्टेट विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेंटर टू रीच 6% ऑफ जीडीपी। कब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक। तो ये फाइनेंसिंग है एजुकेशन सिस्टम की। तो दोस्तों ये थे सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन सिस्टम जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो काफी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, इससे आपके काफी सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे और कुछ फैक्चुअल चीजें भी मैंने डिस्कस की हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझने वाली है वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।